हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम जो 18 जुलाई को हुआ था शिफ्ट 1 में। उसका जीके जीएस पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ अ रीजनल किंगडम वाज नोन एज अबला बाबा, फ्रेंड्स ऑफ द पुअर एंड जगत गुरु? निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय राज्य के शासक को अबला बाबा, गरीबों का मित्र और जगत गुरु के नाम से जाना जाता था? मोहम्मद अली शाह, अली आदिल शाह, इब्राहिम कुतुब शाह या इब्राहिम आदिल शाह सेकंड? तो आंसर क्या हो गया इसका? इसका आंसर है कि अबला बाबा के नाम और जगत गुरु के नाम से किसको जाना जाता था? इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। देखो, ये एक रूलर था कहाँ का? बीजापुर का। रूलर ऑफ बीजापुर। और इसका शासन कब से कब तक था? 1580 से लेके 1627 तक। ठीक है। जो ये इब्राहिम आदिल शाह सेकंड थे ना, वो किस किस काम के लिए जाना जाते थे? नॉन फॉर लिबरल रिलीजियस व्यूज़, लिबरल रिलीजियस व्यूज़, लव फॉर म्यूज़िक एंड पोइट्री, लव फॉर म्यूज़िक एंड पोइट्री and promotion of cultural harmony. Cultural harmony. Question number 2. If a motion of no confidence is passed by the Parliament against the Council of Ministers, dash is expected to tender their resignation. यदि संसद द्वारा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो डैश से अपना त्यागपत्र देने की अपेक्षा की जाती है? प्राइम मिनिस्टर से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से और एडवोकेट जनरल से। तो आंसर क्या है? अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ता है। एक बार हम देख लो, जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो यहाँ पे लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये क्या है? इस कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। मैं आपको बताती हूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल to the Lok Sabha. And if the Lok Sabha passes, यहाँ लिख देती हूँ, if the Lok Sabha passes a no confidence motion, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो सीएम है वो अपना सपोर्ट मेजॉरिटी से खो चुका है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, it means the council of minister has lost the support of the majority ठीक है। अगर लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देती है तो उसका मतलब है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो अपना सपोर्ट खो चुके हैं मेजॉरिटी पे। तो इससे क्या होगा? पीएम, जो कि हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, पीएम बीइंग द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बीइंग द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स is expected to tender their resignation, is expected to tender their resignation, क्या लिख दिया? रेजिग्नेशन। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच इज़ द लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? अलीराजपुर, कृष्णगंज, भोपाल या कोरापुट? पहले तो हम ये देख लेते हैं
कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडिया की लिटरेसी रेट कितना है। लिटरेट ही तो पूछा ना, तो लिटरेसी रेट कितना है 74.04%। ये टोटल इंडिया की लिटरेसी है। इसमें मेल और फीमेल भी हम देख लेते हैं। मेल है 82.14% और फीमेल कितनी है 65.46%। और जो इन दोनों का डिफरेंस है उसको कहते हैं हम जेंडर गैप। ज़्यादातर वो भी पूछा जाता है, माइनस करना है इस 82.14 में से 65.68 सॉरी 46, तो आंसर क्या आएगा 16.68%। अब हम देख लेते हैं हाईएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट्स में और डिस्ट्रिक्ट में, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। हाईएस्ट कौन सा स्टेट है, ये तो शायद सभी को पता होगा, केरला 100% लिटरेसी रेट बोलते हैं ना। और लोएस्ट किस स्टेट में है, वो है बिहार में। ऐसे अब हम एक बार डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा तो डिस्ट्रिक्ट भी देख लेते हैं। हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन विच डिस्ट्रिक्ट, दैट इज सरशिप, सरचिप जो कि मिजोरम में है, सरचिप मिजोरम, ठीक है। और लोएस्ट इज अलीराजपुर, दैट इज इन एमपी, एमपी। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अलीराजपुर कहाँ पे है, एमपी में। क्वेश्चन नंबर 4, what is the name of the first large language model platform developed by Pines Lab for the banking financial service insurance sector in India? क्या है भारत में बैंकिंग वित्तीय सेवा बीमा क्षेत्र के लिए पाइन लैब्स द्वारा विकसित पहले बड़े भाषा मॉडल LLM प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, दैट इज CSAM। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, which award is given to the Central Institute of Indian Languages for works in all Indian languages? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा सभी भारतीय भाषाओं में कृतियों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भाषा भारती सम्मान, केंद्रीय भाषा सम्मान, भाषा कला सम्मान और भाषा सम्मान। दैट इज क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस कौन सा देती है, भाषा भारतीय सम्मान फॉर ऑल इंडियन लैंग्वेजेस। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। भाषा सम्मान ये साहित्य अकादमी अवार्ड में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज रिवर्स फ्लो थ्रू द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात? देखो ब्रह्मपुत्र रिवर ये तो मध्य प्रदेश से फ्लो ही नहीं होती, ये तो अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है, असम में जाती है और फिर बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है, बांग्लादेश में जाती है। तो ये एंटर करती है यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से, तो ये तो होगा नहीं। कहाँ कहाँ घूमती है, अरुणाचल प्रदेश, असम और फिर बांग्लादेश। यमुना रिवर कहाँ कहाँ से होती है, देखो यमुना रिवर उत्तराखंड से, फिर वो हरियाणा में, दिल्ली, देन यूपी। नर्मदा रिवर, यस नर्मदा रिवर इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि नर्मदा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, अमरकंटक प्लेट्यू जो कि एमपी में है। अमरकंटक प्लेट्यू और नर्मदा रिवर इज़ द मेजर या वन ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, लार्ज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, एमपी में होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू इन एमपी। मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, फिर ये जाती है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, देन गुजरात में और फिर अरेबियन सी में गिर जाती है, ठीक है, समझ में आ गई ना। इंडिया में ये इंडिया का मैप है, इसमें 2 टाइप्स ऑफ रिवर्स होती है, एक होती है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और एक होती है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं,
क्यों? क्योंकि ये एक पेनिनसुलर प्लेटो है जो कि ईस्ट की तरफ टिल्टेड है, इसीलिए ज़्यादातर रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। कुछ ही रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, एक नर्मदा उसमें से एक है। ठीक है। महानदी, महानदी तो साउथ की रिवर है, मतलब साउथ ही कह सकते हैं क्योंकि ये छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा में जाती है। साउथ नहीं बोल सकते हैं इसको क्योंकि छत्तीसगढ़ हो गया ना, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ठीक है। क्वेश्चन आंसर बता दिया ना मैंने, हाँ। क्वेश्चन नंबर 7, द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय द यूपीएससी का चेयरमैन, देखो अभी जो प्रेजेंट कौन से नंबर का चेयरमैन है, 15th नंबर के चेयरमैन है, वो कौन है? अजय कुमार, अजय कुमार जी, अजय कुमार। और इससे पहले कौन थे? वो थे प्रीति सूदन मैम, प्रीति सूदन मैम। और ये अभी मई में ही अपॉइंट हुए हैं जो है अजय कुमार सर वो। ठीक है। अब उन्होंने क्या पूछा था कि द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय द, जो यूपीएससी का चेयरमैन है उसको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है एंड रिमूव भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है। जो अपॉइंट होता है, अपॉइंट बाय द आर्टिकल नंबर 315 एंड रिमूवल का प्रोसीजर दे रखा है आर्टिकल नंबर 317 में। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट ऑन फूड लेबल्स बिकॉज पीपल डू नॉट ईट इनफ ऑफ इट। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ खाद्य पदार्थों के लेबल पर इसलिए डाली जाती है क्योंकि लोग उसे पर्याप्त मात्रा में नहीं खाते? वो है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम इज पुट ऑन फूड लेबल्स बिकॉज पीपल डू नॉट ईट इनफ ऑफ इट। और जो कैल्शियम है ये बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इट इज़ क्रूशियल फॉर बोन हेल्थ एंड विटामिन डी के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द पीक ऑफ द हिमालयाज हुज हाइट इज 8598 मीटर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देखो धौलागिरी की हाइट कितनी है? 8167 मीटर। कामेत की हाइट है 7756 मीटर। नंदा देवी 7816 मीटर। और जो कंचनजंगा है ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट पीक है और इसकी हाइट कितनी है? 8598 मीटर। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। और अब हम फर्स्ट हाईएस्ट पीक देख लेते हैं वर्ल्ड की, वो है माउंट एवरेस्ट और इसकी हाइट है 8848 मीटर, 8848 मीटर। सेकंड हाईएस्ट पीक K2 जिसको माउंट गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन, इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। थर्ड तो यह है कंचनजंगा जिसकी हाइट है 8598 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट एसोसिएटेड विथ फूड डिटोरिएशन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक खाद्य पदार्थों के खराब होने से संबंधित नहीं है? रिड्यूस एस्थेटिक अपील, लॉस ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू, इंक्रीज इन कैलोरीज एंड डीकलरेशन। देखो उन्होंने पूछा खराब होने से संबंधित नहीं है, कैलोरीज इंक्रीज और डिक्रीज होने से खाने के खराब होने का कोई संबंध नहीं होता। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर कलर ही उड़ जाएगा उसका तो खाना ख़राब हो जाएगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म हो गई तो खाना ख़राब हो जाएगा, एस्थेटिक अपील ख़त्म हो गई, बिल्कुल बेकार सा है तो वैसे ही नहीं खाने का मन करेगा। तो इंक्रीज़ इन कैलोरीज से खाने के ख़राब होने से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, सिटीजनशिप एज अ सब्जेक्ट फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट की बात है, 3 लिस्ट आती हैं। कौन कौन सी हैं वो? एक होती है यूनियन लिस्ट,
एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। मैं ये सब आपको पहले ही वाली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं। स्टेट लिस्ट में वो आते हैं जिस पे यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिस पे यूनियन लॉज बनाती है। बहुत मतलब बड़े बड़े होते हैं, मेन जो चीज़ें होती हैं उस पे यूनियन लॉज बनाती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिस पे स्टेट लिस्ट बनाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो ना कि यूनियन लिस्ट में आते हैं ना स्टेट लिस्ट में आते हैं। बट अगर जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में सॉरी जो सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आ रहे हैं ना, उस पर लॉ तो दोनों बनाएंगे, यूनियन भी बनाएगी और स्टेट भी बनाएगी, बट माना किसका जाएगा? यूनियन का। ठीक है। और हमने कॉन्करेंट लिस्ट किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ। तो क्या पूछा है? सिटीज़नशिप, ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो कौन सी लिस्ट में आएगा? यूनियन लिस्ट में। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें ब्रॉड मेन सब्जेक्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, which state reported the highest amount of approved degraded forest land for plantation under the green credit program in 2024? किस राज्य ने 2024 में ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण के लिए स्वीकृत क्षतिग्रस्त वन भूमि की सबसे अधिक मात्रा में की सूचना दी? दैट इज़ मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा सूचना दी है। Question number 13. Which of the following is a religious festival of Ladakh celebrated in the honor of Lord Padmasambhava? निम्नलिखित में से कौन सा लद्दाख का धार्मिक त्यौहार है जो भगवान पद्मसंभव के सम्मान में मनाया जाता है? माथो नारंग, टकटोक, लोसर या हेमिस? हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है टू सेलिब्रेट द ऑनर ऑफ लॉर्ड पद्मसंभवा। और जो ये लोसर है, लोसर इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ लद्दाख। हार्वेस्ट फेस्टिवल, ओहो लोसर है ये, सॉरी ये है तिब्बतन न्यू ईयर। तिब्बतन न्यू ईयर। क्वेश्चन नंबर 14, माडू पोंगल, अ डे ऑफ थैंक गिविंग डेडिकेटेड टू कैटल, इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। देखो पोंगल, मैंने आपको पहले भी बताया पोंगल कहाँ का फेस्टिवल है? तमिलनाडु को। जो ये पोंगल है, पोंगल का मतलब होता है टू बॉयल, और जो पोंगल फेस्टिवल है ये 4 डे का फेस्टिवल है। इसमें क्या क्या होता है देखो, फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे के फेस्टिवल को कहते हैं भोगी पोंगल। सेकेंड डे थाई पोंगल। थर्ड माटू पोंगल। एंड फोर्थ इज कानम पोंगल। अब हम देख भी लेते हैं इसमें क्या होता है। जैसे थर्ड डे में क्या होता है? थैंक्स गिविंग डेडिकेटेड टू केटल्स। भोगी पोंगल इज क्लीनिंग एंड रिन्यूअल। क्लींजिंग एंड रिन्यूअल। थाई पोंगल इज मेन हार्वेस्ट डे। थर्ड माटू पोंगल इज cattle worship। And Kanam Pongal is family and community celebration. Question number 15. Who among the following Indian batters overtook Meg Lanhin as a leading T20 run scorer as of July 2024? निम्नलिखित में से किस भारतीय बल्लेबाज ने जुलाई 2024 तक अग्रणी T20 रन स्कोरर के रूप में मैग लैनहिन को पीछे छोड़ दिया? स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, जैमिंगा
रोड्रिग्विस या मिथाली राज, दैट इज़ हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर ने लेग्नेनिन का जो क्या बोलते हैं उसे, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपना एक न्यू रिकॉर्ड बनाया है। ये कब हुआ था? ड्यूरिंग वीमेन एशिया कप 2024। उसमें हरमनप्रीत कौर ने सरपास किया लेग्नेनिन को। लेग्नेनिन का क्या टारगेट था? 3405 रन्स, और जो हरमनप्रीत कौर है उसने कितने बनाए? 3415 रन्स। तो इतना रन बना के उसने सरपास कर लिया मैगलेनिन को। क्वेश्चन नंबर 16, प्रार्थना समाज वाज स्टेब्लिश्ड बाय। प्रार्थना समाज किसने स्टेब्लिश किया? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने। कब किया था? 1867 को। और कहाँ? बॉम्बे में, एट प्रेजेंट मुंबई जिसको कहते हैं। और राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने ब्रह्म समाज स्टेब्लिश की थी, फाउंडेड द ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। और मैंने आपको आर्य समाज के बारे में भी बताया है पहले वाली वीडियोस में। आप बताएंगे कि आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 17, विच कमेटी होल्ड्स अ डेली मीटिंग टू रिव्यू लिक्विडिटी कंडीशंस। मॉनेटरी पॉलिसी, ये तो बैंकिंग के लिए होती है। बैंकिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट कमेटी, बैंकिंग सुपरविजन कमेटी। तो रिव्यू लिक्विडिटी कंडीशंस कौन क्या है? तरलता की स्थिति की समीक्षा के लिए कौन सी समिति दैनिक बैठक आयोजित करती है? दैट इज फाइनेंशियल मार्केट कंडीशंस। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच इनिशिएटिव वाज टेकन बाय द नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT इन May 2017 एज अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। देखो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग आपको फुल फॉर्म ही दे दी है, आपको बस इसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिखना है। क्या है? DIKSHA, दीक्षा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। कभी कभार क्वेश्चन में ही आंसर दिया होता है, बस आंखें हमारे को ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। दीक्षा इज़ एन दीक्षा पोर्टल इज़ अ, मतलब ये एक पोर्टल है जो मई 2017 में स्टार्ट किया था। किसने? NCERT ने। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली एबॉलिश द चहलगानी और चालीसा स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश। चहलगानी सिस्टम क्या था? ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स, ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स। ये किसने अबॉलिश किया? स्टार्ट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और इसको अबॉलिश किसने किया? गयासुद्दीन बलबन ने। क्योंकि ये जो स्लेव्स 40 स्लेव्स का एक ग्रुप था, ये पावरफुल हो जा रहा था। और बलबन जो था वो भी एक स्लेव 40, बलबन भी इन्हीं में से ही एक था। तो बलबन, गयासुद्दीन बलबन को ये हुआ कहीं जो ये 40 ग्रुप ऑफ स्लेव्स हैं, कहीं ये मेरे बगावत कर दें या ऐसा कुछ कर दें, इसलिए इसने, गयासुद्दीन बलबन ने इसको अबॉलिश कर दिया, ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स। चहलगानी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। ये टर्किश नॉवल थे, ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नॉवल्स। क्वेश्चन नंबर 20, with respect to the distribution of workforce the primary sector does not include which of the following। देखो उन क्या बोला है? विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, वर्कफोर्स के मामले में प्राइमरी सेक्टर में क्या नहीं आता? माइनिंग, फिशिंग, बैंकिंग या फॉरेस्ट्री। प्राइमरी सेक्टर में बैंकिंग नहीं आता, क्योंकि बैंकिंग एक सर्विस दे रहा है बैंकिंग आपको, तो ये आता है टर्शरी सेक्टर में। देखो कितने सेक्टर होते हैं? मेन तो हमारे 3 सेक्टर होते हैं, अदरवाइज 5 सेक्टर होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। मेनली इसमें जो ज़मीन से जुड़े हुए काम होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फिशरी, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, ये सब आता है प्राइमरी सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं इसे। और इनमें जो पर्सन्स काम करते हैं
उनके काम को बोलते हैं, मतलब रेड कॉलर जॉब्स बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर के इसको बोलते हैं रेड कॉलर जॉब्स, रेड कॉलर जॉब्स। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल को चेंज करके, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में तो रॉ मटेरियल आया, यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में वो आता है और उससे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन पावर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और ये होता है ब्लू कॉलर जॉब्स, कॉलर जॉब्स। देन आता है टर्शरी सेक्टर, इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ये होता है वाइट कॉलर जॉब्स। इसमें मेनली सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। जैसे मैं आप इंटेंजिबल सेक्टर होता है, जो टर्शरी सेक्टर होता है वो इंटेंजिबल। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, मतलब एजुकेशन इज़ अ सर्विस। आप मेरी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आप छू नहीं सकते हैं, मतलब ये मत कहना कि मैं आप जो लिख रहे हैं या मैं पीडीएफ दे रही हूँ उसको आप छू सकते हैं, नहीं। जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो इंटेंजिबल है, ठीक है। आई होप आपको एक वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।